नमस्कार साथियों, आपका हिंदी विद महिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अंकित कुमार गोमतीवाल आपके सामने आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति को लेकर उपस्थित हूँ, जिन्हें विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि आदिकाल के प्रमुख कवि होने के साथ साथ इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल रचनाओं के अंदर रखा है। कभी कभी ये प्रश्न भी देखने को मिलता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो विद्यापति को अपने हिंदी साहित्य में किस जगह पर स्थान दी है, तो वो फुटकल रचनाओं प्रकरण फुटकल रचना जो प्रकरण है उसमें उन्होंने विद्यापति को स्थान दिया है। इनका जन्म है वो 1380 में हुआ और देहांत 1460 में, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्यापति 14वीं एवं 15वीं शताब्दी के मध्य स्थित थे। ठीक है, इनका जन्म विपसी गांव के दरभंगा जिले में हुआ। इन्हें युग संधि का कवि कहा जाता है। इन्हें अगर हम इनकी उपाधियों के संदर्भ में बात करें तो इन्हें युग संधि का कवि कहा जाता है। युग संधि का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आदिकाल तथा भक्तिकाल की संक्रमण रेखा पर स्थित थे। इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि मिली। इन्हें वह संधि का कवि कहा जाता है। इन्हें लेखन तथा खेलन, कहीं कहीं इनका लेखन कवि का भी संदर्भ मिलता है। ठीक है, इन्हें पंचानंद के साथ साथ एक महत्वपूर्ण आलोचक हुए हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक की उपाधि दी तथा इन्हें मैथिली कोकिल इन्हें पदावली के कारण कहा जाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि विद्यापति, मैंने आपको पीवाईक्यू में बताया था कि विद्यापति को बांग्ला भाषा का भी स्फुट देखा जा सकता है। ठीक है, इन्हें कवि शेखर की उपाधि मिली। इन्हें दशावधान भी कहा जाता है तथा इसके साथ साथ विद्यापति को कवि कंठहार की उपाधि से भी नवाजा गया। ठीक है, तो ये विद्यापति की उपाधियां हैं। उपाधियों के संदर्भ में भी विद्यापति से संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब विद्यापति की हम अगर रचनाओं के संदर्भ में बात करें तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, वो विद्यापति ने 3 भाषाओं में अपनी प्रमुख रचनाओं को लिखा। वो सबसे पहली तो है मैथिली, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य में इन्होंने अपभ्रंश एवं अवट में लिखी। कई कई इनके जो पंक्तियां मिलती है उसमें अवट शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, अब देखिए इनकी देश भाषा से संबंधित जो रचनाएं हैं वो कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका है। ठीक है, जो कीर्ति लता है वो कीर्ति सिंह के दरबार में लिखी। ठीक है, और जो कीर्ति पताका है वो शिव सिंह के दरबार में लिखी। अतः हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि विद्यापति किसके दरबार में रहे, तो कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहे। ठीक है, इनकी जो संस्कृत से संबंधित जो रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी शैव सर्वसुसार और एक पुरुष परीक्षा, ये लगातार किसी न किसी परीक्षा में लगातार पूछी जाती है। इसके अलावा इनके पिता ने जो अर्ध रचना लिखी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, इनके पिता का नाम गणेश्वर ठाकुर था, जो मिथिला नरेश गणेश्वर के राज्य में रहे, गणेश्वर के दरबार में। और ये जो रचना है इनके पिताजी ने, जो गणेश्वर ठाकुर है, उन्होंने मिथिला नरेश गणेश्वर के प्रशस्ति में लिखी, जिसको विद्यापति ने पूर्ण किया। ठीक है, अब और इनकी अगर हम पुरुष परीक्षा रचना देखें, जो काम शास्त्र, नीति शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, ये इस रचना के बारे में पूछा जाता है कि पुरुष परीक्षा में क्या उल्लेख है, तो हमें काम शास्त्र, नीति शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र को याद रखना है। इनकी एक अन्य रचना है विभागसार, भूपरिक्रमा, गंग वाक्यावली और दान वाक्यावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगर हम मैथिली रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो मैथिली रचनाओं के बारे में विद्यापति की प्रमुख रचना है पदावली। जो पदावली रचना है वो विद्यापति के लिए प्रसिद्धि का कारण भी है और एक विवाद भी खड़ा किया इन्होंने। ठीक है, विवाद ये कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि है या भक्त कवि है। ठीक है, और जो गोरक्ष विजय नाटक है इनका, गोरक्ष विजय जो नाटक है, यह 2 भाषाओं में मिलता है हमें, एक मैथिली और दूसरी संस्कृत। ठीक है, मैथिली में अपभ्रंश का भी इसमें स्फुट देखा जा सकता है। ठीक है, यह एक गद्य एवं पद्य मिश्रित रचना है।
जिसमें गद्य तो है संस्कृत से संबंधित और पद्य मैथिली में लिखा हुआ है। इसी के कारण इन्हें पहला नाटककार माना जाता है। जो पहले नाटककार की उपाधि जो दी वो मिश्र बंधुओं ने दी। गोरक्ष विजय के कारण इन्हें पहला नाटककार माना जाता है। ठीक है, ये इनकी रचना है। आप इन रचनाओं को याद रखें। ये रचना लगातार किसी न किसी परीक्षा में लगातार पूछी जा रही है। पदावली और उनकी काव्य विशेषताओं के संदर्भ में अगर बात करें तो पदावली में राधा कृष्ण के माध्यम से मैथिली संस्कृति का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यह एक गीति काव्य है जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। यह विद्यापति ने जो पदावली है वो स्वांत सुखाय के लिए लिखी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति ने जो जैसे कीर्ति लता है एवं कीर्ति पताका है, ये तो कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहकर लिखी, और वैसे ही जो पदावली है वो स्वांत सुखाय के लिए लिखी, जिसमें श्रृंगार एवं भक्ति का द्वंद्वात्मक चित्रण देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर विवरण दिया है कि विद्यापति जो भक्त एवं श्रृंगारिक कवि है उनके ऊपर बहुत से आलोचकों ने, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है, हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें श्रृंगारिक कवि माना है। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त कवि माना है। श्याम सुंदर दास भी इन्हें भक्त कवियों की श्रेणी में रखते हैं, और जॉर्ज गिरीसन जो है वो इन्हें रहस्यवादी कवियों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और जो पदावली में जो कृष्ण के रूप में इन्होंने शिव सिंह का उल्लेख किया है, और लक्ष्मा देवी को राधा के रूप में प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पदावली का संपादन किसने किया। पदावली का संपादन महत्वपूर्ण राम वृक्ष बैनीपुरी ने किया और शिव प्रसाद सिंह ने, इन दोनों ने मिलकर विद्यापति की पदावली का संपादन किया। राम वृक्ष बैनीपुरी जो है इन्होंने कीर्ति लता को विद्यापति की पहली रचना माना है। ठीक है, और पदावली के संदर्भ में एक पॉइंट ये भी है कि इसमें 2 या 3 दोहे ऐसे मिलते हैं जो भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि विधिवत शुरुआत जो है वो सूरदास जी से मानी जाती है। इसमें ऐसा उल्लेखित है कि जो पदावली में जो भ्रमर गीत के जो 2 दोहे प्राप्त होते हैं उसमें उद्धव कृष्ण को गोपियों की विरह व्यथा से संबंधित के लिए विरह व्यथा को लेकर उन्हें गोपियों के पास भेजते हैं। ठीक है, ये पदावली की विशेषता है। इनकी काव्य विशेषताओं में हम बिंबात्मकता, चित्रात्मकता देख सकते हैं। इनमें अपभ्रंश, देश भाषा जैसे अपभ्रंश है, अवट है, संस्कृत में मैथिली लिखी, और पदावली संस्कृत और मैथिली भाषाओं में जो रचना लिखी, संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं जैसे शैव सर्वसार है, दुर्गा भक्त तरंगिणी आदि जो हमने ऊपर उल्लेखित किया है। उसी प्रकार मैथिली में उन्होंने गोरक्ष विजय नाटक और पदावली को लिखा। ठीक है, अब हम विद्यापति के ऊपर महत्वपूर्ण आलोचकों की टिप्पणी को देखेंगे। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें लगाकर कुछ लोगों ने जैसे गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताए, उसी प्रकार वैसे ही विद्यापति की पदावली को भी। तो ये टिप्पणी आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये टिप्पणी लगातार विद्यापति के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई और ये लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाती रही है। ठीक है, अब हम बच्चन सिंह के बारे में बात करें। बच्चन सिंह ने इन्हें पहला कवि माना है। ठीक है, पहला कवि मानने के साथ साथ इन्हें आरूप कवि और अपूर्व सौंदर्य का कवि कहा है। ठीक है, इसके साथ साथ विद्यापति को जातीय कवि की उपाधि दी इन्होंने। ठीक है, ये विद्यापति के संदर्भ में बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण टिप्पणी आपको याद रखनी है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो राधा है उन्हें जीवात्मा और कृष्ण को परमात्मा से जोड़कर इन्होंने रहस्यवाद के रूप में विद्यापति की व्याख्या की। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नीलानंद ने विद्यापति के पदों को नागिन की मादक लहर कहा है। यह भी लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। ठीक है, और हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक कहा। ठीक है, अब हम अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है, अब इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है वो है देशिल बहिना सब्जन मिठा तेसन जंपो अवट्टा। तो जैसे कि अवट्टा से हम अवट शब्द ले सकते हैं। ठीक है, अब इनकी एक और पंक्ति है सक्के बाणी बहुवम बावई पावम रस को मम्मन पावई। ये भी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाती रही है। और ये जो जन्म अवधि पर रूप निहारल, ये पंक्ति बच्चन सिंह ने विद्यापति के पदों की महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में उल्लेखित किया है। यानी इसमें जीवन का संपूर्ण समर्पण कह सकते हैं आप,
संपूर्ण दर्शन जो है इस पंक्ति में देखा जा सकता है। ये बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, अब देखते हैं विद्यापति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आलोचक है, उन्होंने विद्यापति को 3 प्रकार से देखा है। जैसे कि श्रृंगारिक मानने वाले कवि में रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, ये जो 3 महत्वपूर्ण आलोचक हैं, इन्होंने इनको श्रृंगारिक माना है। ठीक है, और आप हम रामवृक्ष बैनीपुरी का नाम भी सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्हें भक्त मानने में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, श्याम सुंदर दास और चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु है, ये तो ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति के पदों का गायन करते हुए मूर्छित हो जाया करते थे। अतः चैतन्य महाप्रभु से एक और पक्ष जुड़ता है कि इन्होंने कीर्तन पद्धति की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, अब जॉर्ज ग्रियर्सन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ग्रियर्सन ने इन्हें रहस्यवादी माना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रियर्सन ने विद्यापति को क्या माना है? तो रहस्यवादी के संदर्भ में मैंने आपको पहले बताया, कृष्ण को इन्होंने परमात्मा और राधा को जीवात्मा के रूप में संदर्भित किया है। ठीक है, ये जो है ये जो पूरा एक छोटा सा जो वीडियो है ये आपके सामने इसलिए है कि विद्यापति के संदर्भ में आपको जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न मन में उठते हैं उनको लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोट्स है जो आप बना सकते हैं। इस नोट्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो बायो में मैंने लिंक दे रखी है उसमें उसको जाकर आप ज्वाइन करें और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं प्रमुख कवियों की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको महत्वपूर्ण कवि, जैसे कि पहले मैंने हेमचंद्र को डाला है, उसके बाद आज विद्यापति को, इसी प्रकार आदिकाल फिर भक्तिकाल से रीतिकाल तक, आधुनिक काल तक जो महत्वपूर्ण कवि है, जो परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक परीक्षा में जिसके संबंधित सवाल बनते हैं उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और प्रत्येक कवि के ऊपर एक वीडियो डालता रहूँगा जिसके कारण पढ़ने में सरलता हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।